नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन के मामले की। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्यों आगे बढ़ सकती है बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। तीसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। वहीं चौथी खबर में बात करेंगे वैक्सीनेशन की। और पांचवी खबर नसरुल्लागंज से है जहां कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो 5 तस्वीरें जिन खबरों पर हमारी दिन भर आज नजर बनी रहेगी। तो सबसे पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन के मामले में अब तक हुई कार्रवाई की गति धीमी होने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य शासन की तरफ से सोमवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा आयोग के समक्ष पेश हुए। इस दौरान आयोग ने अफसरों से पूछा कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 माह में भी एफआईआर क्यों नहीं हुई। इस पर जवाब दिया गया कि डब्ल्यू ने पी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयोग ने 16 दिसंबर 2020 को मुख्य सचिव को सीबीडीटी रिपोर्ट भेजकर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा कि एफआईआर करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए चारों अफसरों को राज्य शासन ने चार्जशीट देकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही ओडब्ल्यू में दिए गए तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य शासन से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को तीनों आईपीएस शोभन बैनर्जी, वी मधु कुमार और संजय मानिक के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। इसके बाद गृह विभाग ने तीनों आईपीएस अफसरों और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा को चार्जशीट की स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा था, लेकिन इसमें करीब 1 माह का विलंब हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़े हैं। वैभव जी, लोकसभा चुनाव में जो अवैध लेन देन का मामला है, इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जो गति है वो धीमी होने पर अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। वाकई काफी समय से जो है ये जांच चल रही है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई की गति वो काफी धीमी है। बिल्कुल पूनम, जो गति है वो बहुत ज्यादा धीमी है क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव के बाद का ये पूरा मामला सामने आया था कि लोकसभा चुनाव में काले धन का उपयोग किया गया है। जो पर्चियां मिली थी, जो डायरी मिली थी, उसमें बाकायदा नाम का भी जिक्र किया गया था, कितने रुपए का लेन देन किया गया किस व्यक्ति के नाम पर, उस सभी का जिक्र किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो जांच की रफ्तार है वो बहुत धीमी चल रही है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीएस और एसीएस को पेश होने के लिए कहा था, समन जारी किया गया था, जिसके बाद सीएस और एसीएस पहुंचे भी थे केंद्रीय चुनाव आयोग में। वहां उनकी पेशी हुई और वहां बेहद नाराज नजर आए क्योंकि जिस तरीके से मामला दर्ज नहीं किया गया चुनाव में कालेधन के उपयोग को लेकर, उसको भी लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो एसीएस और सीएस ने हालांकि अपनी ओर से सफाई रखी है, पूरे तथ्य उनके द्वारा पेश किए गए हैं कि क्यों इस मामले में मामला तत्काल प्रभाव से दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और जो आरोपी थे उन्हें अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। तो सीएस और एसीएस के द्वारा पूरी तरीके से सफाई देने की कोशिश की गई। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने जब ये लोग पेश हुए तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक ही सवाल पूछा, जब आपके पास इतने तथ्य थे, जो डायरी आपको मिली है, जो कागजात आपको मिले हैं, उसमें बाकायदा राशि का भी जिक्र है, किसको कितनी राशि दी गई, इस बात का भी जिक्र किया गया है और उन अधिकारियों के नाम भी स्पष्ट है। तो अब तक इसकी जो जांच रफ्तार है वो इतनी धीमे क्यों चल रही है और अब आगे किस तरह से आप इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो सीएस और एसीएस ने पूरा प्रतिवेदन भी पेश किया है कि आगे इस मामले में पूरी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से इस मामले में जो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करके जो उचित जो सलाखों के पीछे हो जाए, जो भी हो कराने की कोशिश की जाएगी। जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है सारे तथ्य सामने हैं, राशि का भी जिक्र है, तमाम अफसरों के नाम भी सामने आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से कार्रवाई धीमी चल रही है तो क्या अफसरों को बचाने की कोशिश कह सकते हैं कि अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही, क्या ये मान सकते हैं इस जांच को धीमा गति से चलने के लिए? हाँ, यही सारे सवाल पूछे गए थे केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भी कि आखिरकार जांच की जो गति है इतनी धीमी चल रही है, तो आपके द्वारा
क्यों जांच को रफ्तार नहीं दी जा रही और क्यों इस तरीके से पूरी लापरवाही बरती जा रही है। तो उसको लेकर हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया है सीएस और एसीएस के द्वारा, और इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा गया है कि जल्द से जल्द हम इस मामले में तेजी भी दिखाएंगे और जो मामले दर्ज करने मामले दर्ज किए जाएंगे। जी, वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है जिस तरीके से अवैध लेन देन का ये मामला है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है 2019 से ये मामला, और जिस तरीके से कार्रवाई जो है इतनी धीमी गति से की जा रही है, तमाम चीज़ें तथ्य सामने आने के बाद भी तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अफसरों के नाम भी सामने, तो क्या उन्हीं अफसरों को बचाने की कोशिश है जो कार्रवाई को इतनी धीमी गति से जो है किया जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। अप्रैल के माह में संक्रमण की रफ्तार और तेज होने की संभावना के चलते बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। 9वीं और 11वीं की 13 और 14 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। बोर्ड यह परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है, लेकिन इस पर 15 अप्रैल के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षा कैसे कराएं, इसे लेकर विकल्पों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में 15 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में कक्षा 9वीं और 11वीं की लिखित परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार दोनों परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने पर विचार कर रही है, यानी विद्यार्थी घर बैठे ही पेपर हल करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, हम पिछले साल भी यही स्थिति बनी थी, विद्यार्थियों की जो ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हुई थी, अब एक बार फिर से 9वीं 11वीं की जिस तरीके से बात कही जा रही है, और वहीं 10th और 12th जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, उनको लेकर अभी हाल फिलहाल कोई निर्णय, लेकिन 15 अप्रैल के बाद जरूर निर्णय हो सकता है। तो हालात तो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है आगे इन दोनों चारों क्लासेस को लेकर? हाँ, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर जो हालात हैं वो तेजी से बिगड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, चाहे वो ओपन बुक पद्धति से परीक्षा कराने हो या फिर कोई अन्य तरह का फैसला लेना हो, क्योंकि पिछले साल भी जो कैलेंडर था वो आगे बढ़ गया था, परीक्षा नहीं हो पाई। तो इस साल भी हालात से कुछ पिछले साल की तरह ही नजर आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन जरूर बाजार में उपलब्ध है, लेकिन तब वो सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी, उसमें भी वक्त लगना है। तो ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी लगातार कोविड का जो संक्रमण तेजी से फैला उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो उसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से छात्रों को भी बचाया जा सके और छात्र कोरोना के संक्रमण का शिकार ना हो। उसके लिए ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से भी परीक्षा कराई जा सकती है, या फिर फ्री फॉर ऑल जिसको हम कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं भी की जा सकती है। तो सरकार हर पर विचार कर रही है ताकि परीक्षाएं आसानी से हो सके और कोरोना का संक्रमण भी छात्रों को उसका सामना ना करना पड़े। तो सरकार के द्वारा पूरी कोशिश यही है कि पहले कोरोना के संक्रमण से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के छात्रों को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह की हालत पूर्ण पिछले साल देखे थे हमने कि सरकारों के द्वारा कॉलेजेस को बंद कर दिया था, स्कूल को बंद कर दिया गया था, और इस बार भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो फिर उन हालातों के बीच में अगर परीक्षा कराई जाती है तो परीक्षा से अगर कोई कोरोना संक्रमण का शिकार होता है या फिर कोई छात्र सुपर स्प्रेडर बन जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सरकार के द्वारा तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बातचीत करेंगे स्कूल शिक्षा के अधिकारियों को लेकर, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी ताकि कोरोना के संक्रमण से छात्रों को बचाया जा सके। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि छिंदवाड़ा में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, रतलाम, बैतूल, खरगोन में भी 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, तो उस लॉकडाउन से भी परीक्षा का नुकसान होता है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया और ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है।
जी वैभव जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है सरकार, ठीक है, लेकिन वहीं अगर ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम होते हैं, पीजी के भी एग्जाम ओपन बुक सिस्टम से पिछले साल भी हुए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में नहीं जा रहा। बच्चों को तो ओपन बुक से जो है ठीक है परीक्षा दे देते हैं, लेकिन भविष्य की भी तो बात है बच्चों के। अरे भविष्य की बात है पूनम, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों के भविष्य का नुकसान भी ना हो और उनकी पढ़ाई भी ठीक तरीके से चल सके। लेकिन अगर सरकार ऐसे में परीक्षा कराने का फैसला ले ले, जिस तरीके से पहले परीक्षाएं होती थी, कोई बच्चा कोरोना के संक्रमण का शिकार हो जाए तो किसी छात्र की जान चली जाए, तो ऐसे में भी जो संकट है वो सरकार के सामने ही खड़ा हुआ। क्योंकि परीक्षा फिर आप अगले साल दे सकते हो, साल ही खराब होगा, लेकिन अगर कोरोना के संक्रमण के चलते किसी की जान चली जाए तो शायद ये ज्यादा दुखदायी होगा। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी की जान जाए, इसलिए सबकी जान की हिफाजत करना भी सरकार का दायित्व। तो सरकार अपने दायित्व को निभाते हुए परीक्षा कराने की कोशिश कर रही है। जी वैभव जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है अब जिस तरीके से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए 9वीं और 11वीं के जो परीक्षाएं हैं वो ओपन बुक सिस्टम से कराने की बात कही जा रही है। वहीं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उन पर 15 अप्रैल के बाद निर्णय लिया जाएगा। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो है ये फैसले लेना पड़ रहे हैं सरकार को। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2546 संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये आंकड़ा 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन और रतलाम में 2 से 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं नीमच में संडे लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में शासन की तमाम कोशिशों और सख्तियों के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू के साथ ही संडे लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसका असर होता नहीं दिख रहा है। इन तीनों शहरों में ही संडे के लॉकडाउन होने के बाद भी नए केसों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इंदौर में 700 के करीब और भोपाल में 500 तक केस पहुंच गए हैं। जबकि जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में पहले लॉकडाउन के 100 मरीज आ रहे हैं। अब यह संख्या 150 तक पहुंच गई है। ऐसे में शासन के नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 15 दिन ज्यादा केस बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीते 7 दिन में कुल 1,72,894 टेस्ट हुए, जिनमें से 15,883 लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। औसतन करीब 9% की दर से कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों को रंगपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी होली मेरे घर के नारे को दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए हमें संयम से काम लेना होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। आज रंग पंचमी का त्योहार है। सभी बहनों और भाइयों से ये अपील है कि हम सामूहिक रूप से कहीं रंग नहीं खेलेंगे। मेरी होली मेरा घर, कोई जुलूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, यहां से टीम जारी है अधिकारियों की। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। टीकाकरण का अभियान पूरी ताकत से चलाने का कल से शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि अपवाद छोड़कर हमने लगभग सभी जिलों में टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है। मेरी सभी बहनों और भाइयों से अपील है कि 45 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो कृपया करके टीका ज़रूर लगवाएं। ये टीका
कोरोना से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा करता है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का अभियान जारी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस बीमारी महामारी से लड़ने में, लेकिन सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि मास्क सबसे प्रभावी उपाय है संक्रमण को रोकने का। मास्क जरूर लगाएं, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। आपके सहयोग से ही हम इस महामारी को रोक पाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना जो है बढ़ता ही जा रहा है। तमाम सख्तियों के बाद, चाहे हम नाइट कर्फ्यू की बात कर लें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई, फिर संडे लॉकडाउन किया गया, अब अन्य शहरों में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से तमाम सख्तियां की जा रही हैं उसके बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अब सवाल भी खड़े होने लगे कि इतनी तमाम सख्तियों के बाद, लॉकडाउन के बाद भी जो है कोरोना के केसेस में कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल में 2 से 3 दिन के लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और भोपाल से टीमें रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, 2 से 3 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, तो परिस्थितियां और ज्यादा भयावह ना हो, इसलिए अधिकारियों की टीम इन जिलों में जाएगी जहां पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया, और वहां पर जाके इस बात की कोशिश करेगी, मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इन राज्यों में कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है, संक्रमण को किस तरीके से कंट्रोल करना है और कारण क्या है जो संक्रमण तेजी से फैला, ताकि आसपास के जिलों में ये संक्रमण ना पहुंच सके। तो बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज रंगपंचमी के पर्व पर शुभकामना देते हुए कहा कि मेरी रंगपंचमी मेरा घर, ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। और धारा 44 इस वक्त राजधानी भोपाल में लगी हुई है, लोग एक स्थान पर एकत्रित ना हो, सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन न किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कहीं ना कहीं तो संकट की परिस्थिति है, और संकट की परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा हर स्तर पर कोशिशें भी की जा रही है। सरकार के पास अंतिम ऑप्शन होता है कि वो लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों में रहने के लिए कहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पूरे बाजार खुले हुए थे, सरकार की तरफ अपील भी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कह सकते हैं कि सरकार की तरफ कोशिशें बहुत कम की गई, वहीं लोगों ने भी लापरवाही दिखाई, और यही परिणाम है कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। तो उस संक्रमण को कंट्रोल करना है तो सरकार के साथ प्रदेश की जनता को भी अपना योगदान देना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार तो वाकई प्रयास कर रही है, सरकार की तरफ से तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पर लोगों को खुद से जागरूक होना होगा हर चीज़ के लिए, चाहे हम खुद की सुरक्षा की बात कर लें, वैक्सीनेशन की बात कर लें। लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है, लोगों को ही अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो है संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब जागरूकता की और ज़्यादा ज़रूरत है। बाबू जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है, और इसी का नतीजा है कि केसेस इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लापरवाहियों का आलम यह है कि लोग मास्क ना लगाने पर 10 बहाने बना देते। खुद ही समझने की ज़रूरत है कि लोगों को खुद जो है मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, उन तमाम जो चीज़ें हैं, कोरोना गाइडलाइन है, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और इसी का नतीजा कि अब एक बार फिर वही हालात बन रहे हैं। अभी संडे का लॉकडाउन किया गया है और सरकार वही चाह रही है कि लॉकडाउन ना हो, और जनता लेकिन लापरवाही ऐसी बरत रही है कि सरकार को लॉकडाउन पर भी विचार करना पड़ेगा। इस तरीके के जो है संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल संडे का लॉकडाउन है, लेकिन सतर्क रहने की अब और ज़्यादा ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में अब 30 अप्रैल तक हर रोज़ कोरोना का टीका लगेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है, यानी अवकाश के दिनों में भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। अभी तक सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन किया जाता था। प्रदेश में 1 अप्रैल को 3,79,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि सरकार ने 4 लाख डोज लगाने का टारगेट तय किया था। भोपाल में गुरुवार को 23,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 75 दिन में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक रूप धारण कर रही है। कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके चलते सरकार ने भी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों में टीके को लेकर जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। गुरुवार से 45 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसमें प्रदेश के 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम, सागर,
खंडवा की बात करें तो इसमें खंडवा ने इंदौर भोपाल को भी पीछे छोड़ दिया। यहां निर्धारित लक्ष्य से सबसे ज्यादा 91% वैक्सीनेशन किया गया है। कम वैक्सीनेशन का कारण लोगों में वैक्सीन को लेकर भय और जागरूकता की कमी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रचार प्रसार को लेकर भी लचर रवैया है। एक बड़ी आबादी को पता ही नहीं है कि वैक्सीन कहां और कैसे लगेगी, इसके लिए क्या दस्तावेज जरूरी होगा। इसके लिए सरकार को जागरूकता बढ़ाने और लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से जो है वैक्सीनेशन शुरू हुआ, दूसरा चरण शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं भय है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, लोग पहुंच भी रहे हैं, कुछ सेंटर्स पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। पूनम, जागरूकता, किसी को जागरूक करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि जिस तरह की खबरें बीच में वैक्सीन को लेकर चल रही थी, हालांकि एक ही प्रतिशत है वो संख्या जिसमें कोरोना फिर से रिपीट कर रहा है वैक्सीन लगाने के बाद भी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य भी हो रही हैं। भोपाल में जहां पर 40,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है, तो जो प्रदेश भर का जो टारगेट है उसको भी बढ़ाया गया, और धीमे धीमे ये जो जागरूकता की पहल है वो रंग दिखा रही है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जहां आज की बात की जाए, आज रंग पंचमी का पर्व होने के बावजूद जो सेंटर है वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं, अपने आप को वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण को अगर हराना है तो फिलहाल तो उसका केवल 2 ही उपाय है। पहला कोरोना गाइडलाइंस, दूसरा जो कोविड जो पात्र है उसको कोविड की जो वैक्सीन लग रही है। केवल 2 ही तरीकों से कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अपने माँ बाप को भी उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी, शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही है, सुरक्षा को लेकर लोग लगातार जो है लापरवाहियां कर रहे हैं, खुद की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही वैक्सीन के लिए भी लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है। ऐसे में और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, और सरकार जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूकता अभियान चला रही है, तमाम तरीके के रोको टोको अभियान हो, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के लिए भी कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं उतनी संख्या में जितनी संख्या में पहुंचना चाहिए। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पहल करने की ज़रूरत है कि जागरूकता अभियान वैक्सीन को भी लेकर चलाए जाएं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और प्रशासन जगह जगह रोको टोको अभियान चला रही है, लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं का प्रशासन का अभियान रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो प्रशासनिक अधिकारियों से बहस करने पर उतारू हो रहे हैं। ताज़ा मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के मुख्य बाजार जेपी मार्केट में देखने को मिला, जहां पर विपक्ष में रहते हुए भी एक कांग्रेस नेता पर राजनीति का सुरूर इस कदर हावी हुआ कि वह मास्क के प्रति जागरूक और बाजार में चालानी कार्रवाई कर रहे एसडीएम सहित प्रशासनिक अमले पर ही हावी हो गए और अभद्रता करने लगे। दरअसल यह पूरी घटना तब घटी जब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीएस तोमर के साथ प्रशासनिक अमले के साथ मास्क के प्रति जागरूक करने के साथ दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई कर रहे थे। इस चीज से नाराज होकर कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल प्रशासनिक हमले पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाते हुए अभद्रता की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम साहब चालानी कार्रवाई कर रहे थे। तब उनसे पूछा गया कि क्या यह सिर्फ आम जनता के लिए है या बीजेपी पर भी लागू होगी। इस बात से एसडीएम साहब भड़क गए। वहीं इस पूरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीएस तोमर ने थाना नसरुल्लागंज पहुंचकर उक्त लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। वो कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ये माननीय अनुविभागीय अधिकारी तोमर जी से ये निवेदन किया कि कल सर धारा 144 लगी है, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षपति का कल जन्मदिन सुदामापुरी के अंदर मनाया गया, और उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा वहाँ पर भजन संध्या की गई, रात को 3 बजे तक चली। हमने ये कहा कि साहब जब वहाँ इस आधार पर वहाँ पर भजन संध्या हुई, आपने वहाँ कार्रवाई नहीं की,
लेकिन यहाँ आम आदमी को आप कोरोना के नाम पर परेशान कर रहे हैं और चालान बना रहे हैं। इस पर से माननीय अधिकारी अनूप तोमर जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गाली दी, माँ बहन की। जनता की आवाज़ को उठा रहा था, जनता की बात को रख रहा था। अगर जनता की बात को रखना गुनाह है, आम आदमी की बात को रखना गुनाह है, तो उसके लिए अगर मुझे वो जेल भेजें तो मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। कोविड-19 के संक्रमण को फैलते शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें रोको टोको अभियान चल रहा है हमारा, और जो दुकानदार बिना मास्क के है या ग्राहकों को बिना मास्क के सामान के दे रहे हैं उनको हमको समझाइश देने के बाद में उनका चालानी कार्रवाई करना। ऐसे ही बाहर भी कोई मोटरसाइकिल के बिना या इधर उधर समझाइश देना चालानी कार्रवाई। उसमें कोई मेडिकल स्टोर है जबकि हम उनकी दुकान पे गए भी नहीं थे, उन्हें तो खुद स्वयं मास्क लगा रखा था, उसके बावजूद भी बदतमीजी कर रहे थे। शासकीय कानून बाधा है। क्या नाम है सर उनका? हम लोगों ने मालूम नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई? कार्रवाई करेंगे नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से जो है लगातार रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जनता की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस नेता जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं और उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए कि उन पर बीजेपी नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों? जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, कहाँ तक ठीक है इस तरीके से अपना जो राजनीतिक सुरूर के चलते उन्होंने अपने तेवर दिखाए, क्यों इस तरीके का ये जो सरकार अभियान चला रही है वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही तो है? जी बिल्कुल पूनम जी, बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है ये कल भी शाम की जो बताई जा रही है, तो उसमें रोको टोको अभियान के तहत प्रशासन के निर्देश अनुसार एसडीएम महोदय और सीओ जो नसरुल्लागंज के हैं वो प्रतिदिन दुकानों पे जाकर और वाहनों की चेकिंग कर चालान की कार्रवाई की जा रही है। उस दौरान कल एक दुकान पे जब एसडीएम महोदय पहुंचे तो वहीं पर नजदीक में करीबी कांग्रेस जो नगर अध्यक्ष है उनकी दुकान भी है, तो उस दौरान जो साइड में जो दुकान थी तो दुकान में व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाया गया, तो उस पर जब बात एसडीएम द्वारा की गई कि आपने मास्क नहीं लगाया, तो उस पर कांग्रेस नेता ने एक आपत्ति कहे या उनसे एक सवाल किया कि सर जिस प्रकार से कि भाजपा नेताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो वहां पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि आम लोगों को आप मास्क के लिए बोल रहे हैं कि मास्क लगाया जाए। इस प्रकार की काफी बातें एसडीएम साहब और कांग्रेस नेता के बीच हुई और धीरे धीरे करके मामला काफी बढ़ गया। और देखा जाए तो कुछ दिन पूर्व एक बीजेपी नेता द्वारा भी जन्मदिन मनाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता द्वारा ये सवाल किया गया एसडीएम महोदय से, और ये बात काफी लंबी होने के कारण काफी बढ़ भी गई, जिसके बाद एसडीएम महोदय ने शाम को कांग्रेस नेता के विरुद्ध थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस प्रकार से प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए दुकान दुकान जा रही है, वहाँ उन्हें मास्क लगाने के लिए जो प्रेरित कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक शासन जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सब कर रहे हैं, वो भी देखा जाए। और कुछ जिस प्रकार से कांग्रेस नेता ने जो आरोप लगाए कि कुछ लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, जिस प्रकार कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये सब बातों को लेकर दोनों अधिकारी और कांग्रेस नेता के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि शाम को एसडीएम महोदय द्वारा कांग्रेस नेता के विरुद्ध थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है। जी शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सवाल खड़े करना वाकई यहाँ पर कांग्रेस नेता की तरफ से जायज़ भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार है आपकी, तो आपको भी उल्लंघन करने का अधिकार नहीं दे देते हैं। ऐसे में तो सवाल उठेंगे, क्या सिर्फ सारे नियम कायदे कानून के आम जनता के लिए हैं, नेताओं के लिए कुछ नहीं है? ऐसे में पहले नेता जो जनप्रतिनिधि उनको भी उन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी वो आम जनता के लिए भी कुछ कह सकते हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।